हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। तो यहाँ से हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी है एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट में भी हम क्लास 11 एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स कवर करेंगे, यानी चैप्टर 11, 12 एंड 13। एंड द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम दिस यूनिट इज चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से ही आप समझ रहे होंगे जो प्लांट्स का मीन्स है, मतलब जो प्लांट्स लिविंग रहते हैं तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब फूड का, और डिफ्यूजन के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और प्लांट्स को अलाइव रखने के लिए जो मटेरियल्स का, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। तो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक आता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे प्लांट में रूट से प्लांट की लीव्स तक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव। जो इसका मूवमेंट है पैसिव। दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक तो पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव एक स्लो प्रोसेस है और एक एक्टिव फास्ट प्रोसेस है। तो जो डिफ्यूजन का मूवमेंट है वो कैसा है, पैसिव, यानी कि स्लो प्रोसेस है। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। प्लांट के एक सेल से दूसरे सेल तक ये ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्रॉम वन सेल टू सेल, या तो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या फिर सेल टू सेल ट्रांसफर करता है, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी ये डिफ्यूजन ट्रेवल करता है फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। लीव्स के अंदर से लेकर लीफ के बाहर तक, यानी कि लीफ के इंटरसेलुलर स्पेसेस से लेकर लीफ के आउटसाइड स्पेस तक ट्रेवल करता है। एंड दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। concentration gradient must already be present for molecules to diffuse। इसमें concentration gradient already present रहते हैं to diffuse molecules even if facilitated by the protein। this process अगर प्रोटीन से फैसिलेटेड है तो भी वो ऑलरेडी क्या होते हैं, डिफ्यूज रहते हैं। और इस फैसिलेटेड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है वो हम देखेंगे। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सब्सटेंस को मूव कराने में अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। प्लांट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो सब्सटेंस मूव होता है वो फैसिलेटेड डिफ्यूजन की मदद से होता है। विदाउट एक्सपेंडिचर, विदाउट एक्सप्रेशन ऑफ एटीपी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक ट्रोफोस्फेर एनर्जी के बगैर का मूवमेंट, वो किसकी मदद से हो पाता है, जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसकी मदद से। फैसिलेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट। ये नेट ट्रांसपोर्ट कॉज नहीं करता किसका, मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन इसका कॉज नहीं होता। दिस वुड रिक्वायर इनपुट एनर्जी। इसमें इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड। जो ट्रांसपोर्ट रेट होता है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है जब जितना भी प्रोटीन होता है वो सारा इसमें यूज्ड हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ये क्यों स्पेसिफिक है, बिकॉज इट अलाउज सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस। सेल को अलाउ करता है अपने सब्सटेंस को सिलेक्ट करने के लिए। अब वो सेल सब्सटेंस क्यों सिलेक्ट करे, फॉर अपटेक इट इज सेंसिटिव। ये अपना अपटेक के लिए, जो अपना वाटर है उसके अपटेक के लिए सेल को अलाउ करता है कि वही अपने सब्सटेंस टेक कर सके, मतलब सिलेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज सेंसिटिव। ये सेंसिटिव है टू इनहिबिटर्स व्हिच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। सेंसिटिव इसलिए है कि भाई इसमें जो सेंसर ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, जिससे ये प्रोटीन साइड चेन्स के साथ रिएक्ट करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, कुछ कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑल्सो अलाउ डिफ्यूजन। दो टाइप से अलाउ करते हैं, सिम्पॉट और एक होता है एंटीपॉट। सिम्पॉट में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल सेम मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं, और एंटीपॉट में क्या होता है, डिफरेंट मेम्ब्रेन, फॉर जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के साथ मूव करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं अदर मॉलिक्यूल्स से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूनिपॉट बोलते हैं। Okay, so this is about the pods which diffusion carries. नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो बताया था कि स्लो ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी का यूजेज होता है क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और पंप करने के लिए मॉलिक्यूल्स का, किसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे कैरिड होता है, आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट होता है।
हेंस इसीलिए जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इन एक्टिव और एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट में। क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का मेन काम होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में वर्क करने का। नाउ नेक्स्ट, पंप्स आर प्रोटीन। पंप्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं सब्सटेंसेस को कैरी आउट करने के लिए अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस प्रोटीन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ओके, दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब हम बात करेंगे प्लांट वाटर की रिलेशन की। प्लांट की पानी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तो हम सबको पता है कि अगर प्लांट को उनकी मात्रा में, उनकी जरूरत के हिसाब से अगर पानी ना मिले तो दे कैन डाई, वो ग्रीन नहीं रह सकते। तो इसीलिए जो पानी और प्लांट का संबंध है इट इज वेरी नेचुरल। पढ़ते हैं कैसे। ओके, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी प्लांट के अंदर एक्टिविटीज होती है उन्हें ग्रीन रखने के लिए या प्लांट का रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर इज इसेंशियल। और जो अपना आपको ये भी पता होगा कि जो खाना बनाते हैं दे मेक देयर फूड फ्रॉम द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से वो अपना खाना बनाते हैं और वो प्रोसेस किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। ओके, तो जो प्लांट्स को वाटर की नीड होती है वो ह्यूमन द्वारा भी दिया जाता है और नेचुरल भी। नेचुरल कैसे मिल सकता है, रेन द्वारा। ओके, एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी जब जाएगा प्लांट के अंदर तभी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लाइफ में। नेक्स्ट अब क्या है, इट प्रोवाइड द मीडियम। जो वाटर है वो क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिसॉल्व, जिसमें जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं प्लांट की वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं यानी कि लैंड पे उगने वाले प्लांट्स जो होते हैं टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं डेली, बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट। ज्यादातर जितना भी हम उन्हें पानी देंगे, आप देखेंगे नॉर्मली हमने गमले को पानी दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे वो सारा पानी मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यानी कि प्लांट्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें से हम ये देखते हैं कि सारा पानी स्टोर हो गया लेकिन कुछ पानी वेपोराइज्ड भी हो जाता है एयर के थ्रू। तो इसीलिए जो पानी होता है उनका जल्दी से सूख जाता है, जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है लॉस्ट द वाटर टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्लांट्स की बॉडी में और ह्यूमन हर एक बॉडी में छिद्र होते हैं जिसके से इवेपोरेट होता है। तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, किसमें से, फ्रॉम द लीव्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, पानी का इवेपोरेशन प्रोसेस प्लांट में किया जाता है, ट्रांसपिरेशन। अब मैच्योर कॉर्न प्लांट, कॉर्न प्लांट की बात करें तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में कम से कम कॉर्न का पौधा 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। वही अगर मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। जितना उसका वेट होता है उसके इक्वल ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इन अबाउट 5 आवर्स, 5 घंटे में। यानी मस्टर्ड प्लांट का जितना वेट होगा उसके इक्वल वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा इन बिटवीन 5 आवर्स। ओके, नॉट इन अ डे, इट इज अबाउट आवर्स, रिलेटेड टू आवर्स। बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर। इसमें ज्यादातर वाटर की डिमांड क्यों होती है, इट इज नॉट, इसमें पानी की ज्यादातर डिमांड होती है इसीलिए इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इससे हमें पता चलता है जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें लिमिटिंग फैक्टर का रोल क्या प्ले करता है, वाटर। एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरमेंट्स। क्लियर। So this is about the relationship of plant and water. Clear? वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या होता है वो देखते हैं। कुछ साइन जैसे हम डिनोट करते हैं तो दे आर 3 साइंस, उनसे मिलकर कैसे वाटर पोटेंशियलिटी होती है वो हम देखेंगे। तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं पाई डब्ल्यू। ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। इस कॉन्सेप्ट से वाटर पोटेंशियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वाटर मूवमेंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वर्ड। मेन इसका सिंपल आंसर है कि रूट्स द्वारा लीव्स में पानी जाता है। ओके, तो वो कैसे ट्रेवल करता है वो वाटर पोटेंशियलिटी कहलाती है। सॉलिड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, एस, साइन एस। एंड प्रेशर पोटेंशियल को पी से डिनोट करते हैं, साइन पी। आर द टू मेन, ये दो एस सॉलिड पोटेंशियल और पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल है, दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं वाटर की पोटेंशियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करते हैं या नहीं। तो यस, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल। ओके,
प्रेशर क्या, वाटर प्रेशर क्या बिल्ड कर सकता है अप इन अ प्लांट सिस्टम। ये जब बिल्ड होता है प्लांट सिस्टम में व्हेन वाटर एंटर अ प्लांट, जब पानी प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा, यानी कि लीव्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर, कहाँ से, रूट से। जब पानी प्लांट सेल्स के अंदर एंटर करेगा, किसकी वजह से, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, जो अब तक हम पढ़ के आए। तो उस डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, कॉजेगा प्रेशर बिल्ड, जिससे प्रेशर बनेगा, प्रेशर बिल्टअप होगा किस पे, सेल वॉल के अगेंस्ट। सेल वॉल के अंदर पानी आएगा, प्रेशर, प्रेशर के थ्रू इट मेक्स द सेल, और इससे सेल टर्जिड बन जाएगा, स्वेलॉन बन जाएगा। जब पानी भरेगा सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड, टर्जिड बन जाएगा। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द प्रेशर, और इससे जो प्रेशर की पोटेंशियलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब नॉर्मली ही ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ अभी वाटर एंटर नहीं हुआ है, अब इसमें ना वाटर एंटर, जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो ये क्या होगा, ये सेल के अंदर पानी भर जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगा, स्क्वेलन हो जाएगा। इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, टर्डिडिटी हो जाएगी। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब टर्जिड पॉइंट आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पर जो पानी का प्रेशर होगा उसकी पोटेंशियलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ साइन डिनोट, जैसे W वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ओके, तो दिस इज अबाउट द वाटर पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस और पॉलीऑस्मोसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। इन प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन लार्ज सेंटर, इन प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनमें यूजुअली क्या कंटेन होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो आपने सुना होगा कि भाई हर ग्रीन प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देयर मींस whose contents the vacuolar cell, जो क्या करते हैं, वैक्यूलर सेल कंट्रीब्यूट करता है टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, की पोटेंशियलिटी को मेंटेन करने में। अब आगे इन प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो मेम्ब्रेन वैक्यूल, सेल की मेम्ब्रेन और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, द टोनोप्लास्ट टुगेदर, कौन सी होती है, वैक्यूल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या बनाती है, दोनों इंपॉर्टेंट डिटरमाइन करती है किसके मूवमेंट को, मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होते हैं वो टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन से इंपॉर्टेंट डिटरमेंट होता है। यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दोनों से मिलकर क्या होता है, सेल का जो मूवमेंट होता है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट इस थ्रू द टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वो टर्म है जो यूज होती है रेफर करने के लिए स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी का ट्रांसपोर्ट, यानी प्लांट के एक सेल से दूसरे सेल, तो वो हमारा क्या डिफ्यूजन कहलाता है, जिस प्रोसेस को अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अक्रॉस और डिफरेंशिएटली और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन होती है प्लांट में भी। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली, ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियसली टाइम टू टाइम अकर होता है इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, फोर्स के रिस्पॉन्स, मतलब जैसे फोर्स एक्ट करती है, मतलब स्पॉन्टेनियसली टाइम टू टाइम अपना वर्क मेंटेन करता रहता है। ओके, द नेट डायरेक्शन, जो नेट डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस होता है वो किस पर डिपेंड होता है, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नेट डायरेक्शन होता है ऑस्मोसिस का वो किस पर डिपेंडेंट होता है, तो डिपेंडेंट ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट पे भी और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी। तो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, अभी तक हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था जिसमें वाटर ट्रांसफर डिफ्यूजन के थ्रू कैसे टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की। प्लाज्मोलाइसिस इज द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस, जो बाहर का अगर सॉल्यूशन है वो बैलेंस कर लेता है किसे, ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर देता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, अगर जो बाहर का सॉल्यूशन है इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, से ज्यादा डाइल्यूट है, तो इट इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। क्लियर। क्या पढ़ा अभी तक हमने, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर के किससे, साइटोप्लाज्म से, तो वो आइसोटोनिक, और अगर मोर डाइल्यूट है देन साइटोप्लाज्म से, तो जब उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है तो इट इज हाइपरटोनिक, सेल स्वेल, ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो जो हाइपरटोनिक सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर और हाइपो में अंतर है, ध्यान रखा, आर और
ओ का, PO, HYPO, और इधर है HYPER। तो इट इज डिफरेंस। क्या पढ़ा हमने? इट इज हाइपरटोनिक सेल स्वेल। जब सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सेल स्वेल हो जाएंगे। और इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक में तो स्वेल हो जाएंगे और हाइपोटोनिक में श्रिंक हो जाएंगे। ओके, इन हाइपोटोनिक वंस। प्लाज्मोलाइसिस अकर व्हेन, प्लाज्मोलाइसिस कब अकर होता है? जब पानी मूव आउट हो जाता है ऑफ द सेल में से, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की, वो श्रिंक हो जाती है, श्रिंक अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। उस कंडीशन में हमारा प्लाज्मोलाइसिस अकर होता है। आई रिपीट, प्लाज्मोलाइसिस जब अकर होता है जब पानी सेल से बाहर मूव आउट हो जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की, वो श्रिंक्स अवे हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस अकर होता है। तो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ओके, our next topic is how do plants absorb water। जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर पानी को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, द एपोप्लास्ट, तो देखिए प्लांट होता है। एपोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एपोप्लास्ट ऐसे सिस्टम है, वो सिस्टम है ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस। प्लांट की सेल वॉल के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है एपोप्लास्ट। वो क्या करता है? दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट। जब तक प्लांट ग्रीन और अलाइव रहता है तब तक ये सिस्टम वर्क करता है। एक्सपेक्ट एट द कैस्पिरियन स्ट्रिप, लेकिन जो कैस्पिरियन स्ट्रिप होती है वो थ्रू आउट द नहीं होती, ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट। कैस्पिरियन स्ट्रिप किसकी होती है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कहाँ होता है? रूट में। जो एंडोडर्मिस की कैस्पिरियन स्ट्रिप्स होती है रूट के अंदर, वो उन्हें छोड़ के जो ओपोप्लास्ट होता है वो प्लांट के फुल लाइफ स्पैन तक साथ रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है ऑफ वाटर, पानी का, अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटर। कैसे अकर होता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर? थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। प्लांट के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिन्हें हिंदी में छिद्र बोलते हैं, उनके थ्रू अकर होता है। एट द वॉल्स ऑफ द सेल, और सेल्स की वॉल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है थ्रू द एपोप्लास्ट डस नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल। इसमें जो सेल होता है उसमें क्रॉसिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट, जो सिम्प्लास्टिक सिस्टम, ये दो सिस्टम है, तो एपोप्लास्टिक सिस्टम ऑफ वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट है सिम्प्लास्टिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं और नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करते हैं, आसपास के सेल्स को कनेक्ट करते हैं। क्या? प्रोटोप्लास्ट। किसके थ्रू? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू, जो एक्सटेंड होता है। अब साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंड किससे एक्सटेंड होता है? वो होता है प्लाज्मोडर्मिस्टा के थ्रू। क्लियर? मतलब एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है इन द सिस्टम। नेक्स्ट, जो एंडोडर्म्स होते हैं ये क्या है? इम्परवियस टू वाटर, पानी के तहत इम्परवियस है। वो कैसे? बिकॉज ऑफ अ बॉन्ड ऑफ सबराइज्ड मैट्रिक्स। इसमें सबराइज्ड मैट्रिक्स का बॉन्ड बैंड होता है जो क्या है? कैस्पिरियन स्ट्रिप, इसीलिए इम्परवियस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक माइक्रोराइजा क्या है? माइक्रोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? फंगस विद अ रूट, और रूट और फंगस के साथ मिलकर क्या एसोसिएशन फॉर्म करती है? माइक्रोराइजा। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो इसमें से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोराइजा कैसी एसोसिएशन, इट इज सिम्बायोटिक या फिर एसिम्बायोटिक। तो इट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्यों? क्योंकि दो के साथ मिलकर फॉर्म कर रही है, फंगस और विद रूट सिस्टम। क्लियर? तो ये हमारा माइक्रोराइजा का था। नाउ माइक्रोराइजा के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जो फंगल फिलामेंट्स होते हैं क्या फॉर्म करते हैं? नेटवर्क। फंगस फिलामेंट क्या फॉर्म करते हैं? नेटवर्क अराउंड द यंग रूट। जो रूट यंग होता है, मतलब न्यूली डेवलप रूट के पास नेटवर्क फॉर्म करते हैं। कौन? फंगल। और दे पेनिट्रेट द रूट सेल, और रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब धंसना एक तरीके से। सपोज ये रूट सेल्स है और इसमें क्या होगा? फंगल के जो फिलामेंट्स होंगे वो पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है? द हाईफाई, हाईफाई क्या है? हैव अ वेरी लार्ज सरफेस, सरफेस एरिया को लार्ज करता है। एंड दैट एब्जॉर्ब मिनरल, जो क्या करता है? मिनरल, आयरन और वाटर एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी है इसकी
एब्जॉर्ब करके रखने की, क्या, मिनरल आयन और H2O जो प्लांट्स की नीडेड मटेरियल है, दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट, जो कि रूट नहीं कर सकता, रूट स्टोर करके नहीं रख कर सकता, वो तो एक टाइमली प्रोसेस है कि हाँ ठीक है जितनी नीड है प्लांट्स को उतना वो टाइम टू टाइम देता रहेगा, लेकिन जो स्टोर्ड मटेरियल है वो किसमें होगा, हाई पाई में, क्योंकि ये लार्ज एरिया कवर करती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्या आता है, जो फंगस होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, मिनरल प्रोवाइड करती है, वाटर H2O प्रोवाइड करती है किसे, रूट को, और इन टर्न जो रूट होते हैं वो फंगस को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करवाते हैं किसे, माइकोराइजाई को। ठीक है, माइक्रोराइजा क्या प्रोवाइड कराती है, मिनरल्स और H2 और इन टर्न जो रूट क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उससे बदले में शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपने अपने फंक्शंस को और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑब्लिग्यूट एसोसिएशन होती है विद द माइक्रोराइजा के साथ। वो कौन से प्लांट्स हैं, ऑब्लिग्यूट एसोसिएशन कैसे, पाइनस सीड एक ऐसा प्लांट है कैन नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट नहीं होता, एस्टेब्लिश भी नहीं होता जब तक क्या ना हो, माइक्रोराइजा की प्रेजेंस ना हो। ये सीड तभी जर्मिनेट और तभी स्टैब्लिश होगा जब वहाँ माइक्रोराइजा की प्रेजेंस होगी ही होगी। क्लियर। तो दिस इज अबाउट ऑल ऑफ माइक्रोराइजाई। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वही जहाँ पर इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, प्लांट्स के अंदर जैसे ही हम पानी गिरते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं वो सारा प्लांट्स के जो रूट्स और जड़ें होती है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, हमें ऐसा लगता है कि जड़ों द्वारा, लेकिन उनमें से कुछ वाटर एयर द्वारा इवेपोरेट भी हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ प्लांट्स में पहुंचता है और कुछ माइक्रोराइजाई में स्टोर हो जाता है। तो वही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके। हाँ, तो ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था, इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेट लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, जो प्लांट्स के थ्रू पानी का लॉस होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा। किस वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है थ्रू स्टोमेटा। ये कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। नॉर्मली जो स्टोमेटा होता है डे के टाइम में ओपन रहता है और नाइट के टाइम में क्लोज हो जाता है। क्लियर। द इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग, जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉज है स्टोमेटा का, ये क्यों है, इज अ चेंज, क्यों होता है, जब टर्जिडिटी में चेंज आता है तब स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है। ओके। और टर्जिडिटी किसकी, गार्ड सेल्स की, जो इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर, जो इनर वॉल होती है गार्ड सेल की, अंदर वाली जो लेयर होती है, वॉल होती है, वो किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द पोर, मतलब छिद्र की तरफ, जो कि स्टोमेटा में होते हैं। और स्टोमेटल अपार्चर इज थिक, और जो स्टोमेटल अपार्चर होता है वो कैसा होता है, थिक, मोटा और इलास्टिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज इफेक्टेड बाय सेवरल, बहुत एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है, वो क्या है, जैसे टेम्परेचर का घटना बढ़ना, लाइट, ह्यूमिडिटी, गर्मी, विंड स्पीड, हवा की स्पीड, इन सब से हमारा क्या इफेक्ट होता है, ट्रांसपिरेशन। क्लियर। नेक्स्ट, क्वाइजन और अडेंशन। क्वाइजन, अडेंशन और सरफेस टेंशन क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। क्वाइजन क्या होता है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अटेंशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट। ट्रैकरी एलिमेंट जहाँ से वो एरिया, वो कन्वर्टेड एरिया जहाँ से एलिमेंट ट्रांसफर होते हैं प्लांट्स के अबव पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन क्या है, जब H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से इन लिक्विड फेज, पानी फेज में, जब पानी ट्रांसफर होता है उस फेज में, तो मोर देन H2O इन द गैस फेज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, H2O molecule are attracted to each other in the liquid phase more than to H2O in gas phase। गैस फेज में जितने अट्रैक्ट होते हैं उससे ज्यादा किस में होते हैं, लिक्विड फेज में, वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो दिस इज अबाउट ट्रांसपिरेशन। ओके। Now the next topic is transpiration and photosynthesis compromise। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस का कॉम्प्रोमाइज। क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन, कुछ पॉइंट्स हैं कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो देखते हैं। क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। क्या, ट्रांसपिरेशन कैसे क्रिएट करते हैं भाई, ट्रांसपिरेशन तो वही वाला प्रोसेस होता है इवेपोरेशन वाला, प्लांट्स के रूट में वाटर क्रिएट जाता है, उसके बाद क्या करता है ट्रांसपिरेशन, कुछ तो प्लांट्स में चला जाता है, कुछ एयर के थ्रू गायब हो जाता है पानी। ठीक है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर का सप्लाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर, फोटोसिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस जो सनलाइट द्वारा किया जाता हो। नेक्स्ट,
ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो सॉइल के अंदर मिनरल होते हैं वो सॉइल से ट्रांसपोर्ट करते हैं। सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो मिट्टी से प्लांट्स के और पार्ट्स तक ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूल्स लीव सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेट कूलिंग। जो लीव्स का सरफेस होता है उसे कूल करते हैं। कैसे कूल करते हैं? इवेपोरेट करके। समटाइम्स 10 to 15 डिग्री भी कर देते हैं। इवेपोरेट मतलब वही इवेपोरेशन, वाटर का लॉस। नेक्स्ट, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बाय कीपिंग सेल टर्जिड। जो प्लांट्स की शेप और स्ट्रक्चर होती है उसे मेंटेन करके रखता है। क्यों, मैं कैसे मेंटेन होती है? बाय कीपिंग सेल टर्जिड। सेल को टर्जिड बना के कि वो अपनी शेप इसके लिए अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन का अपटेक कैसे प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं और कैसे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करते हैं। Plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere। जो उनके नीडेड एलिमेंट्स होते हैं कार्बन और O2, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम CO2। ज्यादातर किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर से। इसमें एक पॉइंट आता है कि बोलते हैं कि प्लांट्स के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो इसका ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं रात में CO2 छोड़ते हैं। ठीक, पूरे दिन हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन रात में CO2 छोड़ते हैं और हमसे जो हमारी ऑक्सीजन निकलती है वो प्लांट्स तक पहुंचती है। तो जो वो CO2 और ऑक्सीजन कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, वो जो CO2 होती है एक जहरीली गैस होती है जो प्लांट द्वारा नाइट में निकलती है और दिन में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। तो जब वो CO2 निकलती है, अगर कोई इंसान प्लांट के पास सोता है तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में और CO2 की प्राथमिकता ज्यादा हो जाती है जिससे इंजरीज होने के कॉज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर देयर रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2O। और जो उनकी रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स रह जाती है प्लांट्स को बड़ा करने की, ग्रीन रखने की, वो कैसे पॉसिबल होती है? पानी से और मिनरल से जो उन्हें सॉइल द्वारा प्रोवाइड होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप you get something. If you have any doubts and problem you can comment me in the section box. Next topic अब हम पढ़ेंगे अपनी next video में and that is unit fourth part and part unit fourth and part 2 from this unit. Okay, I hope you get something. Thank you. मिलते हैं हम अपनी next video के साथ। नमस्ते आंटी।